हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है अपवाह प्रारूप। इसका लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ये सिर्फ ज्योग्राफी बचा हुआ है, जिसका भी ये होते ही जा रहा है, पर डे वीडियो इस पर आ रहा है, ठीक ना। जैसा कि जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ये सभी का क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है और यहाँ पे बुक भी पढ़ाया गया और मैथ का भी सभी का मतलब चैप्टर जो एनसीईआरटी है, ठीक ना, उसका बना हुआ है, ठीक ना। फ्रेंड का है, उसका भी क्वेश्चन सभी यहाँ पे डाला हुआ है मैथ का, ठीक ना। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग सर्च करके ज़रूर देखेंगे। जो आपको ज़रूरत रहेगा, जो आपको पढ़ना रहेगा, वो आप लोग सर्च करके बगल में लिखिएगा बाल स्टडी। जैसे जो पढ़ना है आपको वो वाला लिख दीजिए और फिर जैसे मान के चलिए आपको चाहिए कि क्लास 9th का फिजिक्स का फिर लघुत्तरीय प्रश्न चैप्टर 3, फिर लिखिए बाई बाल स्टडी, तो आपको तुरंत सामने दिखाई दे देगा, ठीक ना। ऐसे भी आप सर्च करिएगा तो अभी सर्च में मेरा ही वीडियो आता है, ठीक ना। और अगर देखना चाहते हैं मेरा वीडियो तो थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दीजिएगा बाई बाल स्टडी ऐसे करके साइड में, ठीक ना, तब मेरा ही वीडियो आएगा, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लघुत्तरीय का पहला देखिए क्वेश्चन है, जल विभाजक के कार्य का वर्णन उदाहरण के साथ करें, ठीक ना। जल विभाजक के जो कार्य है ना उसका वर्णन करना और उदाहरण के साथ। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा जल विभाजक का कार्य है, ठीक ना। क्या कार्य है देखिए, दो अपवाह बेसिनों को अलग करना। जल विभाजक दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई अन्य उच्च भाग है। मतलब जल विभाजक का कार्य क्या है, दो बेसिनों को क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। एक उदाहरण, पहला उदाहरण है कि हिमालय एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। हिमालय जो है एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। दूसरा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की द्रोणी है। नदी जो है सबसे विशाल जो है ना, सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की द्रोणी है। जो द्रोणी है ना वो किस गंगा की द्रोणी है, तो गंगा नदी की द्रोणी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में बांटे और किसी एक की प्रमुख नदियों का नाम लिखें, ठीक ना। जो भारत की प्रमुख जो नदी है ना उसको बोल रहा है कि वर्गों में बांटे, दो वर्गों में बांटे और किसी एक का नाम लिखे, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। उदाहरण इसका हो जाएगा सिंधु। इसका उदाहरण क्या हो गया, सिंधु। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों की तीन विशेषताएं बताएं। हिमालय में जो नदी बहती है ना, हिमालय से जो नदी निकलती है उसकी तीन विशेषताएं बतलाना है, उदाहरण देकर उनकी पुष्टि करें और उदाहरण देकर उनकी पुष्टि भी करना है, ठीक ना। तो हो सकता है वीडियो ये लंबा हो जाए और ये क्वेश्चन भी लंबा हो जाए, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसका तो आंसर देना मेरा काम है, ठीक ना। आप लोग नोट करते भी जाइएगा, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या तो वीडियो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में। तो उत्तर में इसका हो जाएगा, हिमालयी नदियों की तीन विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा, इनमें जल प्रवाह की कभी कमी नहीं होती, ठीक ना। हिमालय से जो नदी निकलती है ना इसमें जल की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो नदी में जो रहती है ना ये हिम नदी होती है, ठीक ना, यानी बर्फ वाली नदी होती है, तो बर्फ में कभी पानी नहीं कमता है, ठीक है। इसका देखिए दूसरा हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मार्ग बदलती रहती है। हिमालय से जो नदियाँ जो निकलती है वो अपना रास्ता क्या करती रहती है, बदलती रहती है और अलग अलग नदियों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। रास्ता बदल के अलग अलग नदियों में क्या होती जाती है, मिलते जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है देखिए, हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां आसपास की छोटी नदियों का हरण कर लेती है। जो हिमालय से जो बड़ी बड़ी नदी जो निकलती है ना वो छोटी नदी को क्या कर लेती है, हरण कर लेती है। हरण कहने का मतलब हुआ कि वो अपने में मिला देती है, ठीक ना, वो अपने में क्या करती है, मिला देती है। और यह छोटी नदियाँ इन्हीं विशाल नदियों में विलीन हो जाती है। मतलब जो छोटी छोटी नदी रहती है ना वो बड़े नदी में कहा जाती है विलीन, यानी कि विलुप्त हो जाती है, उसमें मिल जाती है, तो नदी खत्म। समझ गए ना।
चौथा देखिए है निम्नांकित की व्याख्या करें, ठीक ना। क, अच्छा ये देखिए ख यहाँ पे हो गया, क यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क में है पुरोगामी नदी और ख में है नदी अपहरण। तो नदी अपहरण तो अभी समझ ही गए होंगे कि बड़े बड़े नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ रहती है, विलीन हो जाती है, तो उसको अपहरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपहरण हो गया नदी का। और पुरोगामी नदी आप लोग को बताए थे अति लघुतरीय में, पुरोगामी नदी उसको बोलते हैं जो कि पहले से मतलब जैसे नदी एक बह रही है, यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ पे पहाड़ आ गया, ठीक ना, यहाँ पे पहाड़ बन गया यानी पहाड़ उगाया, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पुरोगामी नदी। या फिर भी और पानी आते ही जा रहा है, वहाँ से पानी निकल ही रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? पुरोगामी नदी, ठीक ना, यानी पहले से ही वहाँ पे पानी आ रहा हो और पहाड़ बीच में आ जाए फिर भी पानी आ रहा हो, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? पुरोगामी नदी। देखिए क में है पुरोगामी नदी, वह नदी जो स्थित भू क्षेत्र को काट कर बहती है, ठीक ना, जो भू क्षेत्र है उसको क्या करती है? काट कर बहती है। जैसे पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है। उदाहरण हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऐसा ही करती है, ठीक ना। जैसे अपने जो रास्ते को काट कर, जैसे मान चलिए पहले देखो बह रही थी, ठीक है, पहले देखिए जो वो नदी बह रही थी, ठीक, और फिर क्या हुआ कि उसके बीच में पहाड़ हो उठा, ठीक ना, पहाड़ उठा, तब वो वैसे ही बहेगी, ये ना कि अपना रास्ता चेंज कर लेगी, उसको काट देगी, उसको काट कर बहेगी फिर, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम पुरोगामी नदी। ख में हो जाएगा नदी अपहरण। तो देखिए नदी अपहरण देखिए क्या होता है। नदी अपहरण एक प्रमुख प्रवाही जल यानी कि नदी, ठीक ना, कृत अपरदानात्मक स्थल रूप है। जब सामान्य नदी या उसकी सहायक दूसरी नदी या उसकी सहायक नदी के जल का अपहरण कर ले, तब उस अवस्था को नदी अपहरण कहते हैं। नदी अपहरण समझ गए ना क्या होता है? कि मतलब दूसरे में विलन हो जाए, दूसरे में क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए, तो उसी को कहते हैं आप लोग नदी अपहरण। पांचवा देखिए क्वेश्चन है, भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली कुछ भारतीय नदियों के नाम लिखे। वे नदी घाटियाँ किस तरह महत्वपूर्ण है ये बताना हमको, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, भारत में नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से कौन सा बहती है? कौन दो नदी भारत की है? ये देखिए ताप्ती और नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा एवं ताप्ती यानी कि तापी नदी, ठीक ना, ताप्ती यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक ना। दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदम मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है, ठीक ना, धुआंधार प्रापात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। जो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं ना, वो क्या है? बहुत छोटी छोटी है, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। बहाव की दिशा को देखते हुए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण करें। प्रत्येक वर्ग की प्रमुख नदियों के नाम लिखे, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, बहाव की दिशा को देखते हुए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला देखिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, ठीक ना, पश्चिम की ओर बहती है कौन? नर्मदा और ताप्ती हो गया। दूसरा में हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगाई, ये सभी नदी है पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम की ओर कौन बहती है? तो नर्मदा हो गया और ताप्ती, और पश्चिम पूर्व की ओर महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और वैगाई नदी, ठीक ना। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी कहाँ है? लूनी नदी कहाँ है और यह किस प्रकार की नदी है, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी एक उद्गम अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। अजमेर के कौन सा पहाड़ से? नाग पहाड़ से होता है। तत्पश्चात यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई अंत में ठीक ना, अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसके अन्य नाम साकरी, लवणवती, लवणाद्री, खारी मीठी नदी है। खारी मीठी नदी इसका, और कई प्रकार के नाम है, ठीक ना। किसका नाम है? तो लूनी नदी का, लूनी नदी का ये सभी नाम है, ठीक ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है,
भारत की कौन नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ये भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? गोदावरी को, ठीक ना। गोदावरी को क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक ना। यह भारत की एक प्रमुख नदी है गोदावरी नदी, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियों का विवरण दे, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो मानस सरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी के चमयुंग डुंग ग्लेशियर से शुरू होती है। यहाँ से यह देखिए आगे दक्षिणी तिब्बत के सूखे और सपाट क्षेत्र में लंबाई में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर बहती है, जहाँ इसे संगपो, जिसका अर्थ है शोधक, के रूप में जानी जाती है, ठीक ना। इसे किस रूप में जानी जाती है? संगपो, यानी कि शोधक के रूप में जानी जाती है। ये हो गया 9वां नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब चलिए 10वां का देखते हैं। 10वां का देखिए है गंगा की सहायक नदियों का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक ना। गंगा की सहायक नदियों में संक्षेप में वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है, ठीक ना। गंगा से मिलने से पहले किसे मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। कौन सा नदी है? चंबल और बेतवा, ठीक ना। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिलती है और जो है पद्मा जो है किस रूप में बहती रहती है? पद्मा जो नदी है किस रूप में बहती रहती है? तो गंगा नदी के रूप में बहते रहती है, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु प्रणाली की नदियों पर प्रकाश डालें, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु प्रणाली की नदियों, जिनमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम प्रमुख है, ये दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है और सिंधु से मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में क्या करती है? गिर जाती है। सिंधु का उद्गम हिमालय के पार मानसरोवर झील है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी गिलगिट के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आज यह पाकिस्तान की सर्वप्रमुख नदी है। सर्वप्रमुख नदी कौन है? सिंधु। सर्वप्रमुख नदी कौन है? सिंधु, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत के मुख्य जल विभाजकों का उल्लेख करें, ठीक ना। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक है। विंध्य की उच्च भूमि भी महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थतंत्र में नदियों का क्या योगदान है? भारतीय अर्थतंत्र में नदियों का क्या योगदान है, ये हमको देखना, ठीक ना। तो इसका उत्तर में देखिए हो जाएगा क में, ये सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। भारत की आधी नदियों से निकली नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक ना। यहाँ सींची जाती है, ठीक ना, सींची जाती है। इसका देखिए ख में हो जाएगा, ये बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछाकर मैदानी भाग में उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, जिसके कारण फसलें अच्छी होती है। जिसके कारण जो फसलें होती है किस तरह होती है? अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ख। ग देखते हैं हम लोग, ये यातायात के साधन रही है, ठीक ना। यातायात मतलब समझ रहे हैं ना, गाड़ी घोड़ा, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है, जल लेकर जाती है ना हमको, जल में जहाज वगैरह ये सब चलता है। प्राचीन संवत और मध्य युग में नदियों से ही अधिक व्यापार होता था। आज भी ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना दूर दूर तक स्टीमर चलते हैं। ये समय कहाँ चलते हैं? स्टीमर चलते हैं, यानी जहाज चलते हैं दूर दूर में। चलिए इसका घ देखिए, ये जल विद्युत उत्पन्न कर रही है और जल शक्ति के संभावित भंडार है। जल शक्ति का क्या? संभावित भंडार है। इसका ड़ देखिए, नदियों में मछलियां पकड़ी जाती है। मत्स्योद्यम बहुतों की आजीविका है, ठीक ना, बहुतों की आजीविका है। यहाँ पे देखिए डबल आजीविका लिखा गया, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ठीक ना, एक ही आजीविका हो जाएगा, ठीक ना। जैसे नदियों में जो होता है मछली पाला जाता है, अब वो देखिए कितना का स्रोत है, नहीं कितना का पैसा का स्रोत है। जैसे कोई जो रहता है उसी से मछली पकड़ के अपना घर ये सभी चलाता है, यानी है कि नहीं अच्छा। तो पानी से हम लोग, यानी कि जल से हम लोग क्या क्या कर ले रहे हैं? बिजली भी उत्पन्न कर ले रहे हैं, खेत को सिंचाई भी कर ले रहे हैं,
एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाता है क्या, जल से हम लोग को बेनिफिट होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख झीलों का विवरण दे, उनमें कौन खारे जल की झीलें हैं। ठीक ना, उनमें कौन खारे जल की झीलें, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, भारत के प्रमुख झीलें निम्न हैं, डल, बूलर, नैनीताल, भीमताल, सांभर, कांवर, सरैया, मान, लक्ष्मी सागर आदि, ये सभी क्या है, झील है। ठीक ना, सांभर झील खारे पानी की झील है, सांभर झील का हो जाएगा खारे पानी की झील है। ये समझ गए ना, भारत की प्रमुख झीलों का विवरण दे, तो प्रमुख झीलें कौन कौन है ये बता दिए, और कौन खारा पानी है, खारे जल की झीलें हैं, तो हो जाएगा सांभर झील। ठीक ना, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा झील है जो खारे हैं, खारा है। ठीक ना, खारा पानी उसमें है, तो हो जाएगा सांभर झील। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन पर टिप्पणियाँ लिखें, इन पर टिप्पणियाँ लिखें, नदी द्रोणी। ठीक ना, नदी द्रोणी पे लिखना पहले, फिर लिखना जल विभाजक, फिर क्रेटर झील पर, और फिर नैनीताल पे, फिर भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी पे। ठीक ना, तो ये सभी पे लिखना था। सब पे देखते हैं क्या करके, उत्तर में हो जाएगा नदी द्रोणी के बारे में पहले देखते हैं। तो कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है वह उस प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, उस प्रवाह क्षेत्र कहलाता है जिसे नदी द्रोणी कहते थे। ठीक है, नदी द्रोणी समझ गए किसको बोलते हैं, मतलब वो खुद तो बढ़ ही रही है, जो नदी है वो खुद बढ़ रही है, अगल बगल में जो है उसको भी साथ लेकर बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग नदी द्रोणी। ठीक ना, अब चलिए देखिए दूसरा में देखते हैं जल विभाजक। ठीक ना, तो दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली, विभाजित करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। उच्च भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक भी समझ गए। क्रेटर झील देखिए क्या होता है, तो पुराने ज्वालामुखी के मुंह पर बने झील को क्रेटर झील कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील, जो पुराने जो ज्वालामुखी के मुंह पर जो बनते हैं ना झील, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेटर झील, क्रेटर झील। ठीक है, जैसे कि बोला गया है महाराष्ट्र का लोनार झील, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार, वो है क्रेटर झील। ठीक है, अब है नैनीताल, तो यह सिंधु ब्रह्मपुत्र का पहला डेल्टा क्षेत्र था, आजकल नैनीताल शहर बसा है। नैनीताल एक शहर का नाम सुने हैं ना। देखिए अगला है, देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी, तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी, हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं, इसी वीडियो में पहले ही देख चुके हैं ना। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना क्या है, नमामि गंगे योजना क्या है ये हमको देखना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार ने 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की एवं भारत सरकार ने गंगा के प्रदूषण नियंत्रण के निर्मित गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय का गठन किया। साथ ही 2014-15 के बजट में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की सफाई तथा अन्य कार्यों के लिए 2037 करोड़ रुपये का आवंटन किया, यानी कि उतना खर्चा किया इसको सफा करने के लिए। ठीक ना, तो यही था क्या, नमामि गंगे योजना। नमामि, चलिए ये 16 नंबर क्वेश्चन था, पूरा हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।